यू लव हिम और हेट हिम बट यू कैनॉट इग्नोर हिम. ही इज शंकर शर्मा. एक्स में फाइनेंशियल मीडिया में सेंसेशन है. कुछ न कुछ वो ऐसा लिखेंगे और इतना पिंचिंग लिखेंगे कि उसमें बहुत तीखे कमेंट आएंगे. बहुत सारे लोग उससे डिसएग्री करेंगे, एग्री करेंगे, लेकिन कमेंट ज़रूर करेंगे और उसको पढ़ेंगे. बहुत सारे उनके ऐसे स्टेटमेंट हैं जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ हो जाती है. तो मैंने सोचा आज बातचीत की जाए. शंकर जी मेरे सामने है. शंकर सर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी ऑनलाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हम लोग पॉडकास्ट के लिए बैठे. अब इंटरनेट में एकदम सेंसेशन की तरह छाए रहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. कितनी बार हम लोगों ने देखा कि आपने कुछ ऐसा लिख देंगे, बच्चा पार्टी एकदम गुस्से. बच्चा पार्टी कौन है? बच्चा पार्टी सबको ही है. जेन एक्स है, जेन जी है, जेन जी है खास करके. तो वो तो बहुत ही एकदम लोग एकदम तीखे प्रहार से डर जाते हैं कि आपने क्या लिख दिया. नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है. मतलब अब इंटरनेट है या ट्विटर है, ये प्लेटफॉर्म्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी राय इन अ वे दे सकते हो जो एक ट्रेडिशनल मीडिया में थोड़ा ज़्यादा उसमें रोक टोक होता है. ये फ्री फ्लोइंग है जिसमें आपने देखा ही है. इंस्टाग्राम ले लो, चाहे ट्विटर ले लो, एक्स ले लो, लोग बोलते हैं. अब मैं कुछ, आप बोलोगे कि तीखा बोलता हूँ या मीठा बोलता हूँ, लेकिन बोलता हूँ वही हूँ जो जिसमें सच बोलते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से मेरा ये व्यू है. आप उससे आप सहमत हो या असहमत हो, ये अलग बात है. वो आपका सच है. मेरा सच, मेरे हिसाब से, अब सच की बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो मैं शुगर कोट नहीं करता हूँ. और ये ऐसा नहीं कि मैं आज से हूँ, मैं बचपन से ऐसा हूँ. सो ये एक नेचर है. उस नेचर को एक्सप्रेस करने का बहुत बढ़िया माध्यम है. लेट्स पुट इट दिस वे. नहीं, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ शंकर सर कि हमने अक्सर देखा कि जब भी आप कुछ बात बोलते हैं ना, तो वो बहुत ही डेटा बैक्ड होती है, तो उसको खारिज करने की हिम्मत नहीं होती लोगों की, उसमें बहस शुरू हो जाती है. इसलिए मैंने कहा कि आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें मैं एक एक करके आपसे आज समझना चाहता हूं. जी बिल्कुल. पहले तो आपने जो SIP के बारे में बोला जी, कि SIP बंद कर देनी चाहिए लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर फंस रहा है इसमें, क्यों कर रहा है, वो एग्जिट दे रहा है FIIs को. तो ये तो मतलब बीमारी का एक सिम्टम है. बीमारी तो कहीं और है, आपको ऐसा लगता है? ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ SIP फ्लोज का. एंड फ्रैंकली ये 10 साल पहले अगर कोई कहता कि SIP या म्यूचुअल फंड के फ्लोज के चलते ये एक आगे चल के क्राइसिस होगा, ये कोई नहीं देख सकता था. लेकिन ये 2 साल से तो बहुत स्पष्ट था. और जब मैंने 1.5 साल पहले मनी कंट्रोल में एक आर्टिकल लिखा था कि ये एक ब्रेन वॉश्ड इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया है हमारे देश में, जो न्यूबी इन्वेस्टर्स हैं, जो कोविड के बाद आए हैं और आ तो गए, लेकिन उसका जो अनइंटेंडेड एक जो कॉन्सिक्वेंस है वो किसी ने सोचा नहीं था. जो 1.5 साल पहले मैंने उसके बारे में लिखा था कि ये मैक्रो क्राइसिस में जाके रिजल्ट होगा. और एग्जैक्टली आप देखें तो 1.5 साल के बाद में वी हैव रीच 95-96 रुपीज़, बिकॉज आपने एक इतना बड़ा एग्जिट गेट खोल दिया FIIs के लिए जो पहले कभी था ही नहीं. तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये इंडस्ट्री की कोई जानबूझ के कोई गलती हुई, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है. अब ये हुआ है, इसका बोझ तो देश संभाल रहा है ना. अगर रुपया आपका अगर 84-85 था, वो अगर 95-96 से, तो उसका प्रभाव तो आपको हर लेवल पे देश में पता चलता है. इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, ऑयल की बात कर लें, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लें, सबका प्रभाव तो है ही. मतलब रुपया के ऊपर से आएगा ही. तो ये एक मैक्रो क्राइसिस पैदा हो गया बिकॉज ऑफ एन इंडस्ट्री विच ग्रू वेरी 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 वेल. बट उसका आपको विपक्ष भी तो देखना पड़ेगा. अब मॉडेस्ट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं अनइंटेंडेड है. सरकार भी चाहती है कि इक्विटी कल्चर बढ़े, म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन चल रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए उसमें खर्च किए जा रहे हैं, तो लोगों को तो लाया जा रहा है. तो ये तो इंटेंडेड है, प्लान्ड है कि लोग वो पार्ट इंटेंडेड है, लेकिन उससे एक मैक्रो क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा, ये अनइंटेंडेड था. नहीं, ये तो उनको पता ही होगा कि जब इतना पैसा इधर आएगा, डेट इवन बैंक को डिपॉजिट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. लार्जेस्ट बैंक स्ट्रगल कर रहा है डिपॉजिट के लिए. तो ये तो पता ही था ना, इतना तो समझदार हैं लोग. देखिए, एक फाइनेंशियलाइजेशन का एक चला मूव कई वर्षों से, ऐसा नहीं कि आज से हुआ है, 20-25 साल से है. म्यूचुअल फंड जब से बने 90s में, ये अच्छी बात है, लेकिन हर अच्छी बात का एक लेवल होता है. आप कोई दवा भी लेते हो, टॉनिक भी लेते हो, तो चम्मच से ही पिया जाता है ना साहब. आप पूरी बॉटल तो नहीं एक बार पी सकते हो.
अब हमने पूरी बॉटल पीनी स्टार्ट कर दी लास्ट के 4-5 सालों में एसआईपी के थ्रू। उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ले लो या आप जनरल मैक्रो के ऊपर ले लो, ये एक है एंड इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अभी जैसे कि हम FCNR-B का स्कीम हमने लॉन्च किया है, बोलते हैं 20 बिलियन आ गया, 25 आ गया, जो आ गया, लेटेस्ट खबर 40। बट वो आप जो ला रहे हो वो तो एक लीक हो रहा है ना आपका इधर से। अल्टीमेटली वो पैसा आपको एक रिजर्व्स के थ्रू होना चाहिए था, बट वो रिजर्व्स में नजर भी नहीं आता है। अगर आप देखें तो रिजर्व में कोई 30-40 बिलियन की बढ़ोतरी तो हुई नहीं है। तो पॉइंट इज दैट कि यू आर रेजिंग अ लाइबिलिटी टू पे ऑफ एग्जिट्स, रेंटेड मनी जो मैं कहता हूं, ये तो कोई देश के लिए अच्छी बात नहीं है ना साहब। एसेट मैनेजर्स के लिए अच्छी बात है, वेल्थ मैनेजर्स के लिए अच्छी बात है, जिन लोगों का स्वार्थ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे उनसे कोई एक गिले शिकवे नहीं है, सब अपना अपना पेशा चला रहे हो आप। लेकिन एक बार तो अपने को सोचना पड़ेगा ना कि इसके चलते क्या इंपैक्ट हो रहा है मैक्रो पर। तो मैं उतनी सी बात कहता हूं। मैं इसके इम्पैक्ट पे भी आऊंगा। पहले तो मुझे तो जो बेचारा रिटेल SIP कर रहा था, आप उसको डांट रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं डांट रहा हूं। फंड मैनेजर को बोलो ना कि आप इतना पैसा क्यों रेज करा रहे हैं, लोगों से SIP करा रहे हैं। देखिए वही कह रहा था, ये स्वार्थ की बात है। और मैंने यही ट्वीट किया था कि भाई जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन अपना स्वार्थ आप सामने रख दो सर। फिर तो आप बात को आप डिस्क्लोज करो कि मेरा क्या स्वार्थ है इसमें। स्वार्थ के बाद आप जो मर्जी बोलो, भाई होते हैं रिस्क फैक्टर पहले डालो तो सही। आप अपनी आपको जो भी आपके सेल्फ इंटरेस्ट है उसको सामने रखो कि मैं एसेट मैनेजर हूं तो मुझे तो बोलना ही है कि पैसे डालो, वेल्थ मैनेजर हूं बोलना ही है पैसे डालो। रिटेल इन्वेस्टर को यह समझना पड़ेगा कि जो बोल रहे हैं डालने के लिए उनका स्वार्थ है, लेकिन ये बोला नहीं जाता है। ये एक निस्वार्थ हो के लोग बोलते हैं कि नहीं जी बड़ा अच्छा चीज है, इक्विटी में डालोगे आपको 12% मिलेगा। ये सारी चीजें स्वार्थ का एक बाई प्रोडक्ट है कि आप उसके रिस्क बताते नहीं हो। एक तो मैक्रो रिस्क हो गया, दूसरा उनके लिए भी तो रिस्क है जो डाल रहे हैं। आज की डेट में अगर आप कोविड से ही अगर रिटर्न्स देख लो, कोविड के बॉटम से जो आदमी आया था, जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ था मार्च 23 को, उस दिन से भी रिटर्न अगर आप देखें 5-6 साल के बाद तो इतना कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, कंसिडरिंग जो बीच के ज्वार भाटे होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, उसको आपको देखना तो पड़ेगा। तो इसको एक मार्केट किया गया कि नहीं जी 10-12% तो मिलता ही है। ऐसा कुछ नहीं है, इक्विटी मार्केट में मिलता ही है नाम की कोई चीज नहीं है। तो आपने रिस्क को बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया, रिटर्न को ओवर प्ले कर दिया, और ये सारा रिजल्ट है आपके स्वार्थ का। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। किसी ने उस ट्विटर का रिप्लाई किया? आज तक किसी ने स्वार्थ अपना डिस्क्लोज, लाभार्थी कौन है कुछ बोले नहीं? ना, सवाल ही नहीं है। सो आर यू से काइंड मेरे बहुत अच्छे मित्र सिंगापुर में हैं, जो नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी कहा, मैंने कहा सर देखो आप हमारे बहुत पुराने दोस्त हो, सिंगापुर वाले भैया। तो स्वार्थ है आपका, बोल दो ना। हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद जो मर्जी बोलना है बोलो, पक्ष के में या विपक्ष में। मेरा स्वार्थ कुछ नहीं है SIP में पैसा आए या ना आए, बट एक भारतीय होने के नाते इतना मेरा स्वार्थ है कि देश की जो मैक्रो सिचुएशन है वो डावाडोल ना हो, और इसके चलते हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। सो अब मैं ये बात मानूं कि रिटेल इन्वेस्टर को आप जागरूक करें, गुरु समझो। मैं जागरूक कर रहा हूं, मैं किसी का एडवाइजर नहीं हूं। हाँ। और इस शो पे भी यही बोलूंगा, मैं किसी का एडवाइजर नहीं हूं, क्योंकि मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं। हाँ। और आपको फ्री फंड के कोई एडवाइस नहीं देगा, तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं, आप पहले रिस्क समझो, बिकॉज जो माल बेच रहा है, जिसका स्वार्थ है, वो आपको रिस्क नहीं बताता कभी भी। आप किसी लॉयर के पास जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, किसी प्रोसीजर, किसी केस के पहले वो बोलता है कि इसमें आपके केस में ये खामियां हैं, आपका ये सर्जरी करूंगा लेकिन इसमें ये रिस्क है, बताया जाता है ना। यहां क्या बताते हैं लोग? वो फॉन्ट 3 में लिखा रहता है। नहीं, कुछ नहीं है सर, फॉन्ट 3 भी क्या है, पढ़ लो खुद ही। सर बातचीत पे ही सारी बातें होती हैं। बातचीत में कहां बताया जाता है कि रिटर्न्स जो आपको इक्विटी मार्केट में आते हैं वो लंपी रिटर्न्स है, वो स्प्रेड आउट रिटर्न्स नहीं है। वो 10 साल में आपको 2 साल में 10 साल का रिटर्न बनेगा, बट कौन से 2 साल में बनेगा नहीं आपको मालूम। तो तब तक आप डेली आप करते जाओ उस उम्मीद में कि वो 2 साल कभी आएगा, और कई बार होता है 10 साल तक भी नहीं आता, हमने देखा है। ये बातों को लीबापोती कर दी जाती है क्योंकि सबका स्वार्थ है इसमें। तो मैं सिर्फ इन्वेस्टर को बता रहा हूं कि आप स्वार्थ को पहले समझें, एंड हमेशा पूछें कि इसमें आप जो इतनी आसान से एक बोल रहे हो कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये सही है या नहीं है। काइंड ऑफ मिस सेलिंग, नॉट मिस सेलिंग। ऐसे देखो,
दो चीज़ें होती है ना, एक होता है आइदर यू लाई और यू आर इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। आई पुट दिस इन द सेकेंड कैटेगरी। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप बहुत पॉलिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपकी लैंग्वेज बहुत लेकिन बढ़िया है। आप इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ हो रहे हो। ओके, आप सच्चाई को आप झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन सच्चाई की जो कई कई त्रुटियां हैं उसको आप दबा रहे हो, वो नहीं बता रहे वो नहीं बता रहे। तो इसको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मिस सेलिंग नहीं बोलूंगा, लेकिन यू आर बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी पॉलिश्ड वे ऑफ सेइंग थिंग्स। आप देखिए, ये दिस इज योर एनालिसिस। अच्छा, मैं इसको दूसरे तरह से रखता जी। हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप पूरे इंडिया का, मेरे साथ कोई भी चल के रिसर्च कर सकता है, सर्वे कर सकता है, मैंने किया है, इसलिए मैं बहुत फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहा हूँ आपको। जी। इवन एमफी मेरे साथ चाहे तो चल सकती है। 75% से ज़्यादा एसआईपी इन्वेस्टर को ये नहीं मालूम है कि एसआईपी एक प्रोडक्ट है या एक प्रोसेस है। उनको बोला जाता है मैंने एक एसआईपी डाल दिया। आप किसी को पूछो मैंने एक एसआईपी डाल दी, मैंने क्या डाल दिया एसआईपी? आलू खरीदते हो क्या हर महीने? नहीं, एसआईपी डाली है, उसने म्यूचुअल फंड में डाल दी मैंने। ना उसको अपनी स्कीम का नाम मालूम होता है, ना उसका फंड मैनेजर कौन मालूम होता है, किस लिए डाला है, क्या टाइम हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। एसआईपी डाल दिया, दैट्स अ फैक्ट। तो मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ, इसको कोई गलत सेंस में ना समझे कि मैं कह रहा हूँ कि आप मिस सेलिंग करते हो, बट आप उसको ये बताते ही नहीं हो, उसको पता भी नहीं है, और ना वो शायद जानना भी नहीं चाहता होगा, केवल डाल दिया उसने। ये भी हो रहा है, क्योंकि साहब, और बेचने का दबाव है। नहीं, ये एक सामूहिक एक सेल्फ इंटरेस्ट है पूरी इंडस्ट्री का, जिसके ऊपर जो इनकी जो एपेक्स बॉडी है एम्फी का, जिसमें कि ये जो स्टेटमेंट है म्यूचुअल फंड सही है। एंड म्यूचुअल फंड, बाय द वे, किसी ने मुझे कहा कि नहीं सर म्यूचुअल फंड कहते हैं ना, ऐसा नहीं कहते, इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो थोड़ा किसी ने मेरे को ये बोला, मैंने कहा लेकिन आप एक लॉजिकली समझो, आप जब म्यूचुअल फंड सही है कहते हो तो इट इज अंडरस्टूड यू आर टॉकिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड। कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड की बात नहीं होती है। इनहेरेंट मैसेज इज इक्विटी सही है। ये स्टेटमेंट ही से मुझे बहुत प्रॉब्लम है कि किस मापदंड पर सही है, क्यों सही है। अगर कोई कंपनी इस तरह की फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देता है तो सेबी उसको हॉल अप करती है कि भाई आप कैसे कह रहे हो कि आपकी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, ये है, वो है, क्या इसका आधार क्या है, इसके क्या रीजंस हैं। और यहां आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट, उसमें सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर आके कहता है, भाई सचिन तेंदुलकर को क्या मालूम है इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में भाई साहब, रोहित शर्मा को क्या मालूम है। तो आप इन लोगों को सामने लाकर एक एवरेज इन्वेस्टर को इतने तो ज्ञान नहीं, जैसे आपने कहा, एक लाइन बना दी म्यूचुअल फंड सही है, बट ये सही है या नहीं है इसका कोई आपने एनालिसिस दिया क्या उसको? एक ओवर सिंप्लीफाइड एंड अंडर एनालाइज्ड पर्सपेक्टिव पेश किया गया है लोगों को, जो कि अब एक इतना बड़ा मूव हो गया है कि अब लोग बोलते हैं कि रिटर्न नहीं बनता। अरे बनेगा रिटर्न, लेकिन वो रिटर्न आपके कहने पे नहीं बनेगा, ना ही इंडस्ट्री के कहने पे बनेगा। जब बनेगा तब बनेगा। इट इज अ हाईली रिस्की प्रोडक्ट, इट्स अ हाईली वॉलेटाइल प्रोडक्ट विद हाईली अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न्स। लेकिन मार्केटिंग हुई है कि नहीं जी, 10%, 12%, 14% भी मिला है लोगों का। वो 1996 से अगर आप देखोगे तो किसी का 18% आया। सर वो सब चीजें बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ है। दैट इज माई रियल थिंग। अच्छा, इसको थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिए। जब लोग ये कहते हैं कि 12%, 14% बना है, तो क्या उसमें वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, हाँ, बड़ी अच्छी बात, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, बड़ी अच्छी बात, शार्प रेशियो वगैरह कुछ लगाते हैं, या ऐसे ही ब्लैंकेट बोल दिया 18% बनेगा? एग्जैक्टली। और मैं कई बार ये ट्वीट भी करता हूं कि उसको यार एक पिक्चर आई थी ईमान धर्म, अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी पिक्चर थी। उसमें अमिताभ बच्चन वो पैसे लेके गवाही देता था कोर्ट में। तो एक केस में पहुंच गए, भाई साहब पैसे दे दिए उसको, कहा कि चलो जी आप गवाही दे देना। जज ने बोला अच्छा बताओ जी, वो क्या चुन्नू मियाँ जो थे उनकी क्या हाइट थी? तो अमिताभ बच्चन कहता है उसको पता ही नहीं कौन है चुन्नू मियाँ, तो गए पैसे लेके पहुंच गया वहां पर। कहता है जी वो इतने बड़े होंगे, वो इतना बड़ा था, सोचा बच्चा होगा, इतना बड़ा था। तो सामने वाले ने, डिफेंस ने या जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि देखो योर ऑनर कितना ये झूठ बोलता आदमी, इनको ये नहीं मालूम कि चुन्नू मियाँ एक मुर्गा था। तो अमिताभ बच्चन कहता है बट सर थोड़ा तो आप इंतजार करें, मेरा दूसरा हाथ अभी आ रहा था, आना था। तो
इसलिए तो ये शार्प रेशियो, ये दूसरा हाथ है। तो इंडस्ट्री अभी तक चुन्नू मियां है, ये आपको जो 14% है, फिर हम बोलते हैं सर ये जो दूसरा हाथ भी तो लाओ, किसको डिवाइड तो करो वॉलेटिलिटी से। हाँ कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, आप तो ला रहे हैं हाथ। ये प्रॉब्लम है। ओके हाँ, आप चुन्नू मियां का कद बता रहे हो 5 फुट का, वो नहीं है, कद को डिवाइड करना पड़ेगा। वो चुन्नू मियां है मुर्गा, हाँ वो पूरा एक हट्टा कट्टा नौजवान नहीं है। बट Okay. ये है, इसको कहते हैं बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ। बहुत अच्छा टर्म दिया आपने, इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ जी। ओके तो रिटेल इन्वेस्टर को आपने एक बार और भी कहा कि उनको तो पैसा नहीं डालना चाहिए, उनको तो खाली रियल एस्टेट, एफडी और ऐसी चीज़ों में डालना, सोना खरीद लेना चाहिए। क्या वाकई आप मानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए इन एनी वे? ऐसा नहीं वाली कोई बात नहीं। मैंने एक कहा है कि आप 5-10% एक शौकिया तौर पर डालना डाल दो, लेकिन जितनी इसकी मार्केटिंग होती है कि जितना ज़्यादा डालो उतना ठीक है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिकॉज ये प्रोडक्ट बना है रिच कंट्रीज के लिए। इक्विटी मार्केट्स आर नॉट प्रोडक्ट्स फॉर लो इनकम कंट्रीज, एंड इंडिया आज भी लो इनकम है, मिडिल इनकम में भी नहीं कह सकते हम। यहां पर जब लोगों के जो बेसिक सेफ्टी नेट्स नहीं है आपकी लाइफ में, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना फ्री मेडिकल है, जो है भी तो उसके लायक कुछ है भी नहीं सामने, यहाँ पर आपको अपने लाइफ की जो एक फाउंडेशन है उसको बहुत सॉलिड करना पड़ेगा। और वो सॉलिड फाउंडेशन आपको बैंक की फिक्स डिपॉजिट से आता है, या अच्छे कॉर्पोरेट के डिपॉजिट से आता है, या फिर आप जो रियल एस्टेट तो छोटा मोटा सबके पास हिंदुस्तान में होता ही है, गरीब से गरीब आदमी भी छोटा मोटा एक आध कट्टा आधा कट्टा रखता है। एंड गोल्ड एक बहुत बड़ा एक एसेट क्लास इंडिया में है जो सदियों से है, एंड बहुत लॉजिकली रहा है कि रुपये की डिप्रिसिएशन जो होती है सालाना, उसके सामने बहुत बढ़िया हेज है आपका। ये 3 प्रोडक्ट आपके लिए बाय एंड लार्ज आर इनफ फॉर यू टू हैव अ गुड फाउंडेशन। एंड गोल्ड में तो कई बार बहुत अच्छा पैसा भी बन जाता है, नॉट ओनली फाउंडेशन बट बिल्डिंगें बन जाती हैं आपकी। इक्विटी एक आपके लिए लेट्स से एक इंडल्जेंस होना चाहिए कि चलो जी कभी कभी एक पैग लगा लेते हैं, इसको आप डेली आहार में ना लाए, इतनी सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साउथ मुंबई और साउथ दिल्ली के लोगों को अमीर बनने का हक है? हक नहीं है, वो अमीर बन चुके हैं और वही आगे भी बनेंगे, और वही आगे बनेंगे। ये दुनिया कोई अनफॉर्चुनेटली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरी बात है, कोई भी गेम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी गेम अगर वाइड स्प्रेड हो जाता है ना तो गेम की वैल्यू कम हो जाती है। एग्जैक्टली ये फैक्ट है, मैथमेटिकली फैक्ट, मैथमेटिकली फैक्ट। क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट रिटर्न तो है नहीं, वो रिटर्न की पाई चार्ट वो डिवाइड होनी है। वो 25 में डिवाइड कर रहे हो तो सबको 4% मिल रहा है, बढ़ जाएगा। और आप करोड़ों में डिवाइड कर रहे हो, आप सिंपल देख लो, रिटर्न तो कोई बढ़ तो नहीं जाएगा ना कि आप ज्यादा लोग ला जाओगे तो रिटर्न का पाई चार्ट तो नहीं बढ़ेगा ना। रिटर्न तो रिटर्न ही है। तो जब इतने लोग आ जाएंगे उसी टेबल पर खेलने के लिए, मतलब गेम कमोडिटाइज हो गया। इट इज कमोडिटाइज, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। कि अभी किसी का 18 बनेगा तो किसी का 0 बनेगा, तभी तो उसका 18 बनेगा। जीरो सम गेम ही तो है साहब। यस ओके। मार्केट तो जीरो सम गेम है। एक हाथ से पैसा निकलता है, दूसरे हाथ में जाता है। It is not an infinite return game. It cannot be. It was never intended to be. It's a capitalistic tool. It is not the tool of socialism. सोशलिज्म के लिए बना है आपका बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट कि आप भी जाओ, मैं भी जाऊं, मुझे सबको 7.5% 7% जो भी मिलेगा मिलेगा साहब। ये वो टूल ही नहीं है, ये स्किल का गेम है। और स्किल के गेम में रिटर्न्स बहुत स्क्यू होते हैं। बट इसको बनाया गया कि नहीं जी आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, हर आदमी कर सकता है, ये गलत है। ये नहीं है। गेम में इतने लोग आ गए हैं, गेम की वैल्यू अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो जो सुपर नॉर्मल रिटर्न्स होते थे। सो ये हाईली स्किल्ड, प्रोफेशनल और कुछ लोगों का गेम है। डीप पॉकेट है, अगर आप तो आप खेलते खेलते प्रोफेशनल बन भी जाओगे, जीत भी जाओगे। दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। सर सीधी बात है ना कि इसको इतना डीमिस्टिफाई कर दिया गया, डम डाउन कर दिया इक्विटी सबके लिए, सबके लिए है, ये नहीं है। बुनियादी तौर पर यह चीज सबके लिए नहीं बनी है। ये डीप स्टडी का गेम है। एंड ऑल्सो कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का भी गेम है। ट्रू। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इज द क्रक्स ऑफ मार्केट्स। अभी कल परसों एक हेज फंड यूएस में बंद होने के कगार पे आ गया था। करेक्ट। अब वो क्या हुआ, आपने पढ़ा ही होगा। यस।
कि भाई सिटाडेल ने एक ऐसी अफवाह फैलाई कि भाई रेट हाइक हो जाएगा, मार्केट क्रैश हुआ, मालूम था उसके लेवरेज पोजीशन है, 4 टाइम लेवरेज पे है, उसके सब मार्जिन कॉल्स आ गए। तो जिसने अफवाह फैलाई उसी ने जाके इसके जो माल फूट रहा था वो जाके ले लिया। अब आप इसको बोलो ये अनएथिकल है या एक गेम है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। वो खबर तो मैंने अपने मॉर्निंग शो में कवर भी की थी। सिटाडेल ने ये बोल दिया कि सरप्राइज आएगा, रेट हाइक होगी। करेक्ट, ही वाज द ओनली ब्रोकर जो ऐसा बोल रहा था। करेक्ट। आप इसको क्या नाम देंगे इस चीज को? प्रोफेशनल, इकोनॉमिकल प्रोफेशनल। अच्छा, इससे ये इसी से गेम है साहब। तो इस गेम के जो माहिर खिलाड़ी हैं, क्या ये गेम बहुत ही इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में हम करें, ये बहुत ही स्टॉक पिकर्स मार्केट है और इनएफिशिएंट मार्केट है। एग्री? मैं नहीं मानता हूँ ये बात। स्टॉक पिकर्स नहीं है। नहीं, इनएफिशिएंट है ये नहीं मानता हूँ। मार्केट काफ़ी एफिशिएंट है। इंडियन मार्केट शुरू से ही मैंने तो 30-40 साल से देखा है, ये मार्केट में एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है। ओके। इसकी एक इनहेरेंट साइकिल्स हैं, इनहेरेंट एक मेथड है, लेकिन वो समझना आसान नहीं है जितना आसान बना दिया गया लोगों के एक मैसेजिंग के थ्रू। ये डीप गेम है साहब। प्रॉब्ली द टफेस्ट गेम इन द वर्ल्ड इज स्टॉक मार्केट। उसको इतना आप अगर डीमिस्टिफाई करके एक आम जनता के पास में सैचे में आपने बेचना स्टार्ट कर दिया, ये शैम्पू नहीं है। मुझे उससे प्रॉब्लम है। जब कहानी सुनाई जाती कि बजाज फाइनेंस 2 रुपए का एक ज़माने मिलता था, अभी देखो कितने हजार। तो हम मतलब छोटा इन्वेस्टर तो एकदम, अरे यार यही तो है, कुबेर का खजाना यही बनेगा। स्टोरीज है ना ये। ऐसा ही होता है ना सर। और गेम में आखिर लोग, नए लोग आएंगे कैसे? अच्छा, अगर नए लोग आएंगे नहीं तो पुराने लोग पैसे कैसे बनाएंगे? सर जीरो सम गेम ही तो है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ। एसआईपी नहीं आएगी तो एफआई एग्जिट कैसे लेंगे? एग्जैक्टली। प्रमोटर कैसे एफआई तो छोड़ो, प्रमोट अभी फिर से क्यों आईपी होने लगे? हाँ, या ओएफएस कैसे आएंगे? तो हमें एक न्यू, आई शुड नॉट से बकरा, बट न्यू ब्लड चाहिए मार्केट में, सो दैट ओल्ड ब्लड कैन मेक मनी। बिकॉज ओल्ड ब्लड तो घाघ हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं, तो कहते हैं यार हम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं, नया बंदा लेके नए बंदे को लाओ यार, माला उसको पहनाएंगे। उसको पहनाएंगे। ओके। लास्ट में म्यूजिकल चेयर जब बंद होगा, हमारे पास तो कुर्सियां हमने जमा के रखी हुई है, वो खड़े रहेंगे अपने पास। चलिए, ये तो एसआईपी वाला मुद्दा सेटल हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि सेटल कुछ नहीं हुआ, अनसेटल्ड है। और मैं ये भी बोल रहा था अपने दोस्तों को, जो फंड मैनेजर मेरे बहुत पुराने सब दोस्त हैं, कि यार मेरे बोलने से कोई एसआईपी बंद नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा एक व्यू है जैसे तुम्हारा एक व्यू है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, सेफ फॉर द फैक्ट दैट कि मुझे ₹96 अच्छा नहीं लगता है देख के। आपको शायद उससे कोई लेना देना ना हो, मेरा इतनी लिमिटेड सी मेरी पॉइंट है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि मेरे बोलने से ये 30,000 करोड़ को 3,000 करोड़ नहीं हो जाने वाला है। मेरे में इतनी कोई एरोगेंस नहीं है। तो मैं यही कहता हूं कि मुझसे क्यों लड़ रहे हो यार? डोंट थिंक कि मैं इतना कोई सेटल्ड इन द सेंस। मैं ये कह रहा हूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दिस गेम इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज नॉट फॉर लिमिटेड। अगर आप फिर भी बहुत इंटरेस्टेड हैं तो चलो 5-10% अपनी बस इन्वेस्टेबल जीरो ना करें। मैं तो कहीं नहीं करूँ डाल। जीरो। हालांकि मेरे जितने यार दोस्त हैं, अभी मैं दिल्ली में था तो स्कूल का मेरा जूनियर था, वो मिला और कहने लगे भैया आपको याद नहीं 96-97 मैंने आपसे पूछा था कि इक्विटी में पैसे लगाऊं, और आपने बोला था खबरदार बिल्कुल ना लगाना कभी भी। और आज मैं 25 साल के बाद 30 साल के बाद बड़ा सुखी हूँ। कोई मेरे पास शेयर नहीं है, मैं कभी कोई ऐप नहीं खोलता हूँ, मेरी सेविंग अच्छी हैं, गोल्ड भी रखा हुआ है, ज़मीन जायदाद है, जो भी है, लाइफ बहुत बढ़िया है। और मेरे जितने संबंधी हैं, मेरी सिस्टर है, मैंने किसी को भी आज तक नहीं बोला। और ऐसा तो नहीं कि वो गरीब हैं और वो तो नाराज नहीं होता कि बताया नहीं कभी कुछ, खुद तो नहीं इतना होते हैं। मैं बोलता हूँ भाई अपना रिश्ता मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मुझे मालूम है आपको मैं 4 शेयर बता दूंगा तो उसके बाद आप मेरी ज़िंदगी हराम कर दोगे। खुद की तो करोगे ही करोगे। गुड मॉर्निंग मैसेज की जगह अपडेट है। अरे क्या हो गया इसका, तो ये 10 रुपया घट गया, वो सब नहीं चाहिए और तुम्हें भी नहीं चाहिए। सो इट इज मेंट लार्जली फॉर वेल्दी पीपल। ओके। इट इज नॉट अ गेम फॉर मीडियम इनकम एंड बिलो दोज लेवल्स। अब आप उतने अगर आप धनी हो चुके हो जहां की आप 10-20-25% लगा के आप थोड़े लॉस भी हो जाए, आप झेल सकते हो, तो खेलो ना। बट ये आम जनता को जिस तरह से बेचा गया, उससे मुझे बेसिक प्रॉब्लम है।
डीमिस्टिफाइड बना दिया गया। तो म्यूचुअल फंड सही नहीं है? अप टू अ पॉइंट सही है, जैसा मैंने कहा कि आप टॉनिक है। आप ना बहुत ही पॉलिटिकल हो रहे हो। नहीं, टॉनिक है, आप एक एक चम्मच पी लो, अच्छा, पूरी बोतल एक बार ना पियो यार। आप ये भी कह रहे हो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही नहीं भी। अब आप जो अप समझना टू अ पॉइंट हर Up चीज to दुनिया a में point सही है, is- शराब भी सही है, शबाब भी सही है। अब आप कहाँ तक उसको एक लिमिट रखते हो, उतनी सी बात है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में ये लेना चाह रहा था कि हमने ये डिस्कस किया कि एफआईआईज को एग्जिट दिया जा रहा है थ्रू एसआईपी, मतलब दिया जा रहा है जैसे मिल रहा हो, मिल रहा है, उसमें कोई इंटेंशनल नहीं दे रहा है, हो रहा है, ऐसा तो ले रहे हैं क्या? दैट इज द ओनली रीजन? भाई एसआईपी तो एक प्रोसेस था, बीच में पैसा आ गया तो लगा दिया। हम लोगों ने कहा कि कोई प्लान करके उनको एग्जिट नहीं दिया। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। तो व्हाट इज द रियल कॉज, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इन इकोनॉमी? कि वो निकल क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली, क्यों भाग रहे हैं भारतीय बाजारों में? देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने जरूर पढ़ा होगा, आप तो डेटा के हैं, दैट्स आई एम फैन जो कि आप डेटा बात करते हैं। 14 से लेकर के 26 तक 2 या 3 साल ऐसे होंगे जहां पे नेट बायर थे फाइल, करेक्ट, उसके बाद वो सेलर थे। करेक्ट। और मैंने अभी किसी दोस्त से बातें करा था कि असली बुलन तो 18 में खत्म हो गया था। 100%। राइट, 24 ये 22-20 वाला तो कोविड की वजह से ऊपर आ गया। करेक्ट। तो एफआईआई इस समय उनको ऐसा क्या बुरा लग रहा है कि वो भारतीय बाजार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारी कंपनियां हैं, अब वो यस्टरडेज कंपनीज हैं, वो टुमारोज कंपनीज नहीं है। एंड इसके ऊपर भी मैंने कहा है कि हमने अपनी कंपनियों को, और ये हमारे कॉम फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने ही इनको इस तरह से बनाया कि जी आप डोमेस्टिक मार्केट पे सिर्फ फोकस रखो। आप जो रूटीन धंधे हैं, लेंडिंग, बोरोइंग, ये एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस टाइप कंपनियां, या तो फिर आईटी सर्विसेज जो चल रही है 25-30 साल से, आप इस तरह की सिंप्लीफाइड बिजनेसेस करो। आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई बड़ा प्रोडक्ट की कंपनी, टेक्नोलॉजी, वो सब ना करो, बहुत रिस्क है उसमें। अब इसका क्या हुआ रिजल्ट कि आपने मार्केट कैप तो बना लिए बड़े अच्छे, सबके बन गए, प्रमोटर के बन गए, शेयर होल्डर्स के भी जो उन्होंने शुरू में लिया था, बट इससे देश को क्या फायदा हुआ अल्टीमेटली? हमारी स्टॉक मार्केट का कंट्री को क्या फायदा हुआ? आपने कोई ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में कोई आपने कोई कद्दू में तीर मारा? आखिर फायदा क्या हुआ एज अ कंट्री? मार्केट कैप बने हैं एंड लिमिटेड लोगों के वेल्थ बने हैं, बट डिड इट क्रिएट आवर ग्लोबल स्टैंडिंग, ग्लोबल एक जो होता है अपना रुतबा होता है, वो बना क्या? नहीं बना। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने उनको कहा बाहर मत जाओ, डोमेस्टिक मार्केट है, 100 करोड़ आदमी है, उनको बेच दो, उनको फूड डिलीवरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। फार्मा की बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ। 90s में इंडिया में सारा बल्क ड्रग बनता था, हैदराबाद वाज द बिगेस्ट सेंटर, गुजरात था उसके बाद। हम ही लोगों ने जा जाके उन कंपनी को बोला कि क्यों ये कमोडिटी बिजनेस करते हो, आप उसकी फॉर्मुलेशन बनाओ, आप मार्केटिंग कंपनी बन जाओ, इन इफेक्ट यू बिकम एफएमसीजी कंपनीज इन फार्मा। बड़ी अच्छी बात है साहब। आपने वो कमोडिटी बिजनेसेस को धीरे धीरे करके चाइना को दे दिया, जिसको हम एपीआई आज बोलते हैं, बल्क ड्रग ही है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी कंपनियां मार्केटिंग कंपनीज बन गई, आपने लाखों रिप्रेजेंटेटिव बना दिए, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ों पर खर्चा किया। जो कोर आपकी रॉ मटेरियल थी वो चाइना से आती है। आज चाइना को आपको एपीआई ना दे तो आपकी फार्मा इंडस्ट्री जो बोलते हैं ना, ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है अल्टीमेटली? आप चूरन ले रहे हो और उसको मिक्स करके पैकेजिंग करके बेच रहे हो आप, बट मैन्युफैक्चरिंग तो रहा ही नहीं। बेसिकली ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हो गया। ये हम ही लोगों ने किया है। फंड मैनेजर्स, हम लोगों ने जाके बताया कि ये एसेट लाइट बिजनेस करो जी, आप मार्केटिंग करो, ये सब फालतू की चीजें चाइना को दे दो, दे दिया उन्होंने। बट इससे देश को तो नुकसान हो रहा है ना। आज चाइना पे इतनी डिपेंडेंसी हो गई हमारी हर क्रिटिकल रॉ मटेरियल की। ऐसा नहीं था कि शुरू से था। तो ये स्टॉक मार्केट का नेट नतीजा है कि अमेरिका भी हॉलो आउट हो गया। ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, ओवर फाइनेंशियल, मैंने लिखा है इसमें, 1.5 साल पहले मैंने लिखा था कि बहुत ज्यादा हो गया ये चीज, और हमारी गलतियों से हुआ है। एंड प्रमोटर को अच्छा लगता है ना, एसेट लाइट करो यार, मार्केट क्या वहां बनता है, बिकॉज जो एसेट हैवी बिजनेस है मल्टीपल नहीं देते उसको, जो रोज कैपेक्स करता है उसको मल्टीपल नहीं देते। सो ये प्रॉब्लम हुआ है कि स्टॉक मार्केट हैज एक्चुअली मेड अस लेस कंपेटिटिव एज अ नेशन, एंड इट्स अ वेरी वेरी क्रक्स पॉइंट to understand this fact. Today we have become only a hollowed out market. एक कंपनी के पास में आज ग्लोबल लेवल पे कोई है क्या अपनी स्टैंडिंग? नहीं है। क्यों भाई? ये $4 ट्रिलियन सिर्फ एक दूसरे को माल बेच के तो बना रहे हैं हम लोग। बाहर में आप जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कुछ भी नहीं मिलता हिंदुस्तान का बना हुआ।
अब एज एन इंडियन डोंट यू फील बैड कि यार हमारा कहीं पर कोई स्टैंडिंग ही नहीं दुनिया में? आज जो अमेरिका अपने ऊपर चढ़ा हुआ है, क्यों चढ़ा हुआ है? और चाइना से इतना वो क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि बिना चाइना के अमेरिका बंद हो जाएगा, बट बिना इंडिया के कुछ फर्क पड़ता है क्या उसको? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टॉक मार्केट की जो ओवर फोकस रही है 30 साल से, उससे ये रिजल्ट हुआ है कि एज ए नेशन वी हैव लॉस्ट आउट। फिर आपने म्यूचुअल फंड को ठोका। म्यूचुअल फंड नहीं, एज स्टॉक मार्केट। मैं अपने आप को उसमें इक्विटी कल्चर और मैं रिटेल तो उसी के थ्रू आया और मैं उसका भागीदार हूं, मैं तो मान रहा हूं। करेक्ट नहीं, इससे ऑन अ सीरियस नोट ऑडियंस को मैं बताऊँ, ये बहुत ही सीरियस इशू है। इस पर सर ने बहुत लंबा आर्टिकल लिखे, कई पेपर में लिखे कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है और हमने अपने आप को वीक कर लिया है। बहुत ही कमजोर है, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैंने एक बार बोल दिया था पब्लिक फोरम में कि हम लोग ट्रेडिंग इकोनॉमी चला रहे हैं। फैक्ट है। लोग गुस्सा हो गए, बोले भाई आप ना, बताओ क्या बनाते हो आप? क्या बनाते हो आप? तो उनको समझ बहुत देर में आ गया आप कुछ एक्चुअली बना नहीं रहे, आपकी कोई स्टैंडाई नहीं है कि कोई। आज हम बोलते हैं मोबाइल का एक्सपोर्ट हो रहा है पीएलआई में, असेंबली है yes. 5 या 7% की तो वैल्यू एडिशन है आपके पास में। राइट, इधर भेज रहे हो $100, उधर से ला रहे हो $92-93, तो साला क्या हो रहा है अल्टीमेटली? अब चाइना ने स्टॉक मार्केट को डीएम्फेसाइज कर दिया, बोला ये सब स्टॉक मार्केट, और उसको लोग फिक्टिशियस बिजनेस बोलते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कॉल स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंस फिक्टिशियस बिजनेसेस, दे एक्चुअली कॉल इट दैट। इससे कोई देश नहीं बढ़ेगा, देश बढ़ेगा कोर टेक्नोलॉजी, कोर मैन्युफैक्चरिंग। स्टॉक मार्केट ना चले, कई बार मैं ये सोचता हूं कि शायद अगर हमारा एक स्टॉक मार्केट बुल मार्केट नहीं होता, लेकिन देश का बुल मार्केट होता, तो बड़ी बात कि $2,500 की बजाय $10,000 पर कैपिटा होता, तो शायद हमारे लिए एज अ कंट्री ये बेटर होता या ना होता, ये सवाल है। बट वी इंटेंशनली चोज द यूएस मॉडल। आई एग्री। चाइना वाला मॉडल एक और हुआ कि इंडिया में जो कोर चीजें को बनाने का जो एक इशू है, लैंड लेने से लेके, अप्रूवल से लेके, रिश्वतखोरी, ये सब चीज़ों में इससे बहुत बड़ा बाधा होता है। किसी मैन्युफैक्चरर से आप बात कर लो, आसान तो नहीं है उनकी ज़िंदगियाँ। इसी लोगों का हटाओ, इसको छोड़ो, इंटरनेट आ गया है, उससे हम एक्सपोर्ट करेंगे कंप्यूटर पे चीज़ों को, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, और शुरू में तो टैक्स फ्री भी था। तो एक रास्ता खुल गया इकोनॉमी के लिए, अगेन बिकॉज ऑफ आवर ओन प्रॉब्लम्स, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ बिग प्रॉब्लम एरिया फॉर इंडियंस। आप किसी से बात कर लो, इतने लोगों को आप जानते हो, बरेली चले जाओ, छोटी छोटी जगह चले जाओ, सब हैरेस्ट रहते हैं। राइट, पहले एक्साइज वाले थे, अब जीएसटी वाले हो गए। वर्दियां खाली बदल गई साहब, नेचर थोड़े बदल सकता है? नेचर नहीं बदलता। एंड मैन्युफैक्चरिंग में उतनी मार्जिन ही नहीं है लोगों के पास में कि इतने पैसे वैसे दे दूं के भी अब फिर कमाएं कैसे? इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं टू दैट एक्सटेंट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये स्टॉक मार्केट ने हमें ओवरऑल एज अ कंट्री आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, एक सवाल है। तो हमें बहुत गर्व से ये नहीं कहना चाहिए कि $4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हमारी, ये सब, इनसे अच्छा है कि हम अपनी इकोनॉमी पे करें। एक इशू 70% तो प्रमोटर के पास ही है। एग्जैक्टली। तो 4 ट्रिलियन का 3 ट्रिलियन तो हमारे चुनिंदा लोगों में ही घूम रहा है, वही अमीर वालों को। हाँ, अमीर के पास घूम रहा है, साउथ बॉम्बे में घूम रहा है, साउथ बॉम्बे बस। वो मुझे डायलॉग आपका अच्छा लगा था कि वो 2 स्क्वायर किलोमीटर वाला ही है। एग्जैक्टली, 2 स्क्वायर मैं तो यहीं पर पैदाइश मेरी है इन बिजनेस सेंस। मैं तो 2 स्क्वायर को अपना किलोमीटर बुल मार्केट ही बोलता हूँ। फोर्ट नरिमन पॉइंट, बाद में बीकेसी आया, हाँ, इसी में वेल्थ घूमता रहता है, इसी में वेल्थ घूमता। बस। तो एक इशू हो गया कि कोर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। दूसरा एआई पे व्यू आपका मुझे इसलिए जानना है क्योंकि मैं एआई पे बहुत शोज करता हूँ, मुझे एआई बहुत फैसिनेटिंग लगती है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा अपना व्यू है कि ये 1960 का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था यूएस का, उसके बाद ये बेस्ट बिग थिंग हो रही है और इसको लोग अभी समझ नहीं रहे। इट इज़ चेंजिंग द गेम। क्या वो भी एक है कि उसमें बहुत बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं, तो एफआई को लगता है यार पे एआई ट्रेड ही नहीं है, तो भाई सीधी बात है, क्यों पैसे लगाऊंगा? एक चीज़ आप याद रखना, लोग कहते हैं ना अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, अमेरिका ये हो जाएगा, दूसरे, मैं नहीं मानता हूँ साहब। वो देश बहुत महान है, और महान इसलिए है क्योंकि वो हमेशा डर के रहता है कि कोई और आके मेरा गेम ना स्पॉइल कर दे। इट्स अ पैरानॉइड नेशन, इन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पैरानॉइड रहोगे ना लाइफ में, तो हमेशा आप चुस्त रहोगे। तो अमेरिका क्या है, आज देखो, अब ये जो सारे वॉर का जो हुआ है, क्यों है? इट इज़ नॉट कि खाली इजराइल ने बोल दिया और ट्रंप ने कर दिया। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अमेरिकाज डिजायर टू कंट्रोल द एनर्जी सप्लाईज ऑफ द वर्ल्ड। ट्रू, ठीक है। अब एक सिंपल बताता हूँ, आज कतर की जो रास लफान जो थी, उनके जो इसकी नेचुरल गैस की, वो डैमेज हो गई, और कॉन्ट्रैक्ट तो देना है उनको कस्टमर्स को, कहाँ से ले रहे हैं गैस? यूएस।
सिंपल। आप देखो, आपने नॉर्थ स्ट्रीम 2 को वहां पर नहीं, मैं नहीं बोलता अमेरिका ने किया, बट कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ, भगवान जाने क्या हुआ, उसके चलते रशिया को गैस आना बंद हो गया। पर गैस तो चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है? वहीं से। वहीं से। तो पहले टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस अमेरिका की हमेशा से रही है। फेसबुक हो गया, ये हो गया, आपने देखा ही है क्या क्या हो रहा है, सारी डोमिनेंस उनके पास है। बट एनर्जी नहीं था, एनर्जी की डोमिनेंस उन्होंने कर दी। दे थिंक अहेड। सेम चाइना हैज डन कि रेयर अर्थ पे पहले साला कब्जा कर लो जाके। हमने क्या सोचा कि हम परमानेंटली इंपोर्टिंग नेशन ही रहेंगे और सिर्फ यहां स्क्रू ड्राइवर लगा देंगे या चूरन को पैकेज करके बेचते नहीं। कब तक चलेगी आपकी ये कहानी भाई? कि स्टॉक मार्केट कैप तो बन जाएगा साहब इसके चलते, नो डाउट, बन ही गया और बन गया लोगों का। बट 70% तो प्रमोटर के पास ही है और बाकी 10-20% 25% एफआई के पास था, डोमेस्टिक के पास नहीं था। वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 20% हुआ है। बट कुल मिला के 70% मेजॉरिटी बिलोंग्स टू 200, 500, 1000 कंपनीज, प्रमोटर्स। इतने बड़े देश में अगर 1000 लोगों का ही नेट फायदा हुआ तो ये गेम देश को कहां लेके जा रहा है? तो एआई की जो आप बात कर रहे हो, अमेरिका इज ऑल्सो डूइंग दिस टू कट द डोमिनेंस ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया। कि भाई इंडिया का क्या था, आप कोडिंग कर लेते हो, इन्फोसिस, टीसीएस, कि भाई हम क्यों इन पर रिलाई करते रहे, अपना ही बना लेते हैं। तो एक लाइसेंस आज 200 इंजीनियर का काम कर देगा, और आज है, 5 साल के बाद क्या होगा आप ये सोचो। तो वहां से तो आपका फिर आपकी ये जो पूरी एक इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दोगे आप, वो वापस अमेरिका में आ जाएगा। तो दे आर थिंकिंग कि जहां जहां मेरी चोक पॉइंट्स है वो उसको मैं कैसे अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूं। एआई इज डूइंग दैट फॉर अमेरिका। वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज द रियल इशू बिहाइंड एआई। आप उसको टेक्नोलॉजी मत समझे, आप उसको एक पॉलिटिकल टूल समझे और जियो पॉलिटिकल टूल समझे। लाइक दे वॉन्ट टू कंट्रोल द एनर्जी सप्लाईज ऑफ द वर्ल्ड, दे ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रोल द इंटेलेक्चुअल सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड विच इंडिया वॉज सप्लाइंग। बट थ्रू एआई दे आर सेल्फ कंटेंट। सारी एआई कंपनी तो वहीं की है। इवन अब तो फ्रंटियर भी बन रही है, Exactly. माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई सब बना रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट के लिए भी नहीं चाहिए उनको। करेक्ट। दैट्स बिगेस्ट। तो जब एआई ट्रेड भी नहीं है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, कोड नहीं, तो एफआई वापस कैसे आएगा? जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि आएगा, कब आएगा, रोज नंबर में डालता रहता हूँ, आप उस पर कमेंट करते हो, आपने इसको वो क्यों लिखा, बिग प्लेयर्स। एक और पिक्चर आई थी खुदा गवाह, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी चले जाते हैं। अमिताभ के फैन है आप, लग रहा है। नहीं सर, सभी फैन थे हमारी जनरेशन में, तो वही थे। सारे एग्जाम्पल वहीं से आ रहे हैं। तो वो साहब चले गए इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, और श्रीदेवी जी शादी की जस्ट बाद चले गए, और कई बरसों तो वहाँ फिर जेल वेल हो गया उनको, इंडिया में यहाँ फंस गए। तो श्रीदेवी थोड़ा पागल हो जाती है और वो एक पहाड़ पे खड़ी होके देखती रहती है कि कब उसका घोड़ा आएगा अमिताभ बच्चन का। और लोग बोलते थे वो नहीं आएगा, और वही बोलती थी कि नहीं वो आएगा, एक दिन वो ज़रूर आएगा। अब वो पिक्चर था तो आ भी गए। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर है कि एफआईआई आएगा घोड़े पे, कभी तो आएगा वो, कि नहीं आएगा, नो डाउट अबाउट इट। वो सिनेरियो क्या होगा जब आएगा वो? मैं बताता हूँ सिनेरियो क्या है, बड़ा एक आपको डेटा बेस सिनेरियो बता देता हूँ। ट्रू। कहानियों का ऊपर तो मेरे एंडलेस डिस्कशन है। डेटा का ये मेरा मानना है कि अगर आप देखें तो इंडिया की वेटेज आज की डेट में इंडेक्स में, MSCI में क्या होगा, 11% क्या 11। मोस्ट फंड्स आर अंडर वेट बाय अबाउट 30%। ट्रू। 8% एवरेज वेट्स हैं ऑफ द फंड्स, तो दे आर अंडर वेट बाय अबाउट 30%। ये फैक्ट है, दिस इज डेटा, बाकी कहानियां हैं। अब एट सम पॉइंट FIIs विल कम टू द रियलाइजेशन और कंक्लूजन कि इट्स स्टिल अ लार्ज मार्केट, 4 ट्रिलियन कोई छोटा मार्केट तो नहीं है। हम कब तक ये रिस्क उठा सकते हैं कि हम अंडर वेट रहें इंडिया? तो टैक्टिकल बाई के लिए आएंगे। मेरे को लगता है ये जो 30-40% अंडर वेट इन अ लार्ज मार्केट इज अ वेरी बिग रिस्क ऑल्सो फॉर FIIs, कि अगर ये मार्केट चल जाए फॉर वॉट एवर रीजन, और आप इतना बड़ा अंडर वेट पोजिशन लेके बैठे हो आप, इसलिए कि आज बैंकिंग फाइनेंस फॉर 40% इंडिया का मार्केट का, और आपके फंड में अगर 20% ही है, तो कभी ना कभी तो आपको लगेगा नहीं यार कि ये अगर चल जाए तो मेरी परफॉर्मेंस तो गई, तो मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा दूं, 20 अंडर, मैं नेगेटिव हूं मान लूं, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये एक डायल है। आर डायल इज वेरी मच टुवर्ड्स द जीरो साइड फॉर FIIs, कि 8% है वर्सेस 11,
वो डायल को वो न्यूट्रलाइज हो सकता है करें कि चलो जी 9 साढ़े 9 पे लेके आ जाते हैं. दैट इज वेरी लाइकली टू हैपन. इट विल बी अ टैक्टिकल स्विच, नॉट कि सडनली इंडिया बहुत उनको पसंद आने लगेगा क्योंकि अच्छी कंपनी आ गए, टेक की आ गए, वो तो अभी नजर नहीं आता कि इतनी बड़ी कंपनियां भी आ जाएंगे इंडिया में. लेकिन जस्ट टैक्टिकली दिस डायल माइट गो टू मोर अ न्यूट्रल पोजीशन दैन अ वेरी अंडरवेट पोजीशन. और उस 1.5-2% में ठीक ठाक पैसा होता है अगर आप परसेंटेज के हिसाब से अगर डॉलर में देखें तो ठीक ठाक पैसा होता है. ये एक लाइकली सिनेरियो. और मैं आपको डेटा बेस्ड बात कर रहा हूं, मैं कहानियों के नहीं कि आ जाएंगे जी. कोई एफआईए कोई एक आदमी तो नहीं है ना सर, कोई यूनियन तो नहीं है कि आप जाके यूनियन लीडर से बात कर लो. ये दीवार पिक्चर में सत्यन कप्पू तो नहीं है ना साहब जिसको आपने खरीद लिया. करेक्ट, यूनियन नहीं है. ये अच्छा आइडिया है, भाई कि यूनियन होनी चाहिए. ये तो हजारों लोग छोटे छोटे जगह बड़े बड़े जगहों में बैठे हुए हैं, आप कैसे बात करोगे उनसे. ये बात खुद करेंगे वो कि वी आर टू अंडरवेट इंडिया, शुड वी नाउ स्विच द डायल, मूव इट टू मोर मीडियम पोजीशन. एंड दैट ओनली टेक्निकल. इट विल बी अ टेक्निकल थिंग बिकॉज फंडामेंटली एडजस्टमेंट है. इतना मुझे कोई नजर नहीं आता कि सडनली हमारी HDFC बैंक्स एंड एशियन पेंट्स की ग्रोथ अभी 20-25% हो जाएगी पुराने दिनों जैसा. वो तो फ्रैंकली किसी को भी नजर नहीं आता. बट टैक्टिकली चीजें चेंज होती हैं. स्टॉक मार्केट हमने देखा है कि फंडामेंटल्स डोंट नीड टू चेंज एज मच एज स्टॉक प्राइसेस चेंज. होता है ना साहब, राइट. हर चीज तो एकदम 1-to-1 पे नहीं चलता ना. तो ये पॉसिबल है, वो एक सिनेरियो हो सकता है. वो एक सिनेरियो हो सकता है. आई थिंक दैट इज अ रीजनेबली गुड सिनेरियो टू फोरकास्ट. ओके. एक छोटा सवाल एआई पे हम आपसे और लेते हैं, फिर आप थोड़ा सा इस पे समझेंगे जी. क्या आपको लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज जो बेसिकली प्लम्बिंग कंपनीज हैं, इन्होंने इस पर डिवाइड रूल है बट डिवाइड व्यूज हैं लोगों. कुछ लोग कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको समय के साथ चेंज होना चाहिए था. कुछ लोग कहते हैं नहीं, जिनको जो करना था उन्होंने किया, अब उनको आप क्यों बोल रहे हो. आपको क्या लगता है कि इन्होंने वाकई गलती की? इसमें दो उत्तर है मेरे पास. पहला उत्तर है जो मैंने कहीं और भी दिया था लेकिन आपके लिए फिर वापस दूंगा कि एक कपिल देव नाम के बहुत अच्छे हमारे ऑलराउंडर होते थे. ट्रू. तो एक गेम में इंडिया को 120 रन बनाने थे और इंडिया 80 for 6 था, 8 था या जो भी था जब कपिल आए बैटिंग करने के लिए, और 40 रन बनाने थे, 3-4 विकेट था, ठीक ठाक चांस था कि हम जीत जाएंगे गेम. उन्होंने बड़ा रैश शॉट खेला और आउट हो गए. उस दिन शाम को पूरा देश उनके ऊपर चढ़ गया कि यार तुम्हारे चलते हम गेम हार गए. हाँ, मतलब इतना रैश शॉट खेलने की क्या ज़रूरत थी आपको. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सुना कपिल ने और फिर कहा कि आप मेरी बात सुन लो 2 मिनट. ने कहा कि भाई मैंने करियर की शुरुआत की थी नंबर 11 बैट्समैन था मैं फास्ट बॉलर होकर टीम में आया था. अब थोड़ी बहुत मैंने 30 रन 40 रन 50 रन का भी एक आध सेंचुरी मार दिया तो थोड़ा मेरी ऑर्डर में मैं 6 नंबर पे आ गया. बट इसके चलते आप ये ना समझें कि मैं कोई बैट्समैन था भाई. मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं हूँ. और ऑलराउंडर तो बोलना भी नहीं चाहिए, मैं बेसिकली बॉलर हूँ जो कभी कभी 30-40 रन बना देता हूँ. तो मेरे ऊपर ये पूरा देश का बोझ ना डालो, बोझ उन पे डालो जो पहले मेरे 6 बल्लेबाज जो आउट हुए थे, दिलीप वेंगसरकर और चेतन चौहान और सुनील गावस्कर. उनसे पूछो ना यार कि पूरी टीम का बोझ, देश का बोझ मेरे ऊपर क्यों यार. मैं तो 80 for 6 पे आया ना, जो 6 जो गए उनसे दो बार तो सवाल करो. तो ये आईटी के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर हम 4 कंपनियों ने नहीं किया तो क्या बाकी पूरे 150 करोड़ आदमी मतलब बैठ के क्या मतलब झुंझुना बजाएंगे. हमने मना कर दिया था कि आप ना करो, आप कर लेते, इतने ही आपको आसान लग रहा है काम. तो हमने किया था कि भाई हम ये काम करेंगे, हम एक स्वेट शॉप चलाएंगे, बॉडी शॉपिंग करेंगे, आपको जो अच्छे नाम बुरे नाम देने दे दो. हमने किया कि नहीं किया ना. पूरे देश का मॉडर्न इंडिया का निर्माण हुआ उनके चलते साहब. मिडिल क्लास जो आया कहां से, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तो वही था. तो हमने देश में इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया एट द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी. उसके अब सारे नंबर कट गए मेरे. जस्ट बिकॉज कि ये जो 40 रन बना रहे थे वो मैंने नहीं बनाया तो उसके चलते पूरा देश डूब गया. ये तो सर अनफेयर चीज है. तो मेरा ये कहना है कि ये फालतू की बात है. दे सेट आउट टू डू अ जॉब, दे हैव डन दैट फैंटास्टिकली वेल. अब बाकी लोगों को तो कुछ तो करना था. बट नाउ दे आर डूइंग मिस्टेक कि भाई अभी आपने सर्वाइवल के लिए. चलिए मैं बोलता हूं, इसका एक उत्तर दिया. दूसरा उत्तर इसका ये है कि ये जो कंपनियां हैं ये प्राइमरली साउथ इंडियन कंपनीज हैं. ओके. आईटी की जो सारी कंपनियां साउथ इंडियन ही है. तरह का आप HCL ले लें, TCS ले लें,
और इन्फोसिस ले लें, सत्यम जब था वो ले लें. प्राइमरीली इट्स अ साउथ इंडियन phenomenon. South India is primarily a part of India which is more conservative than North India or even West India. आप किसी भी साउथ इंडियन से मिलेंगे, दे आर मोर कंजर्वेटिव. आप चाहे सुंदरम ग्रुप ले लें, मुरुगप्पा ग्रुप ले लें, इनको हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव ग्रुप है. क्यों? बिकॉज बाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया दे आर लेस एग्रेसिव. करेक्ट. उनकी वही माइंडसेट है कि हम लो रिस्क बिजनेस करेंगे, जहां बंदे लेंगे उसका $1 पर आवर का रेट है, उसको इतने सैलरी देते हैं और इतने डॉलर में बेच देते हैं, बात खत्म हो गई. बात हम इन अ वे, आई एम अ बैंकिंग कंपनी में 3% पे लेता हूँ, 6% पे लोन देता हूँ, 3% मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है. मैं लो रिस्क का आदमी हूँ, मैं लो ही रिस्क कंपनी चलाऊंगा. अब आप कहते हो कि AI या इस तरह के प्रोडक्ट भी, वो हाई रिस्क है, पैसे जा भी सकते हैं ना भाई. मैंने अगर लगा दिया, अब लोग कहते हैं ये विशाल सिक्का आए थे, कहा था ये ओपन AI में $1 बिलियन डाल दो. डाला होता तो उसका वैल्यू आज 50 बिलियन होता, जो भी होता. अरे भाई साहब, अगर डाल दिया होता 1 बिलियन, जीरो भी तो हो सकता था. कौन से एनालिस्ट कॉल में आप छोड़ते नंदनी निलेकानी को और नारायण मूर्ति को? पतलूने उतर जाती सबकी. हु टोल्ड यू टू डू दिस? यू आर रनिंग अ वेरी गुड बिजनेस. व्हाई डिड यू हैव टू गो एंड टेक दीज काइंड्स ऑफ ह्यूज रिस्क? वी आर नॉट गिविंग मनी टू यू टू टेक दीज काइंड्स ऑफ स्टूपिड रिस्क. इफ इट इज स्पेक्यूलेशन, वी आर डूइंग इट इन द स्टॉक मार्केट ना. आपको थोड़े दिया हमने इस तरह सट्टा खेलने के लिए कि ओपन AI में डाल दो, 5 स्टार्टअप में डाल दो. आपका ये सब काम नहीं है साहब. आप जो कर रहे थे वही करो. तो ये तो सब हाइंडसाइड में कि जी उसका मार्केट क्या बन गया, आपने ये डाला होता. तो ऐसे तो सर दुनिया बहुत चीजें अगर आप करते और मैं करता तो क्या, तो मतलब ये उनका लेस एग्रेसिव नेचर. दे आर अ कंजर्वेटिव ग्रुप. दे हैव डन अ कंजर्वेटिव बिजनेस. यू कांट एक्सपेक्ट देम टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ देयर बिजनेस एंड द कैरेक्टर ऑफ देयर पर्सनैलिटीज. इंटरेस्टिंग. हालांकि इससे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इधर गुड़गांव में बहुत ज़्यादा इनोवेशन होता है कल्चरली. वो होता है. जोमेटो, सब इसके प्रमोटर कौन है? सब नॉर्थ इंडियंस है ना सर. आप देख ही लो ना. यस. सीधी बात है ना, नॉर्थ इंडियन ही तो है. परफेक्ट. These companies will not take the risk of these kinds of moves. इसमें एक व्यू ये हो सकता है क्या शंकर सर, कि चूंकि इनके पास पैसे थे, चलिए मान लीजिए कि सिक्का के ज़माने में नहीं किया, क्वेश्चन हो जाता. 20 के बाद भी तो बहुत सारे ऑप्शन थे, क्योंकि आपके पास बुक में बहुत कैश है, आप डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड, बाईबैक, ये सब करते रहते हो. थोड़ा सा अपने उस पर लेना चाहिए. क्रिटिसाइज इस बात पे होता है कि यार थोड़ा आपके पास पैसे थे, इसलिए आपसे कहा था कि आपको करना चाहिए था. नहीं किया तो कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन कर सकते थे. ये क्रिटिसिज्म हो सकता है. नहीं कर सकते थे. हो सकता है कि आप बोलो कि चलो जी 1 बिलियन नहीं, आप 100 मिलियन डाल देते, कुछ डालते. देखिए वो तो एंडलेस डिस्कशन है. मैं बोल रहा हूँ एज अ माइंडसेट, साउथ इंडियन प्रोमोटर्स आर मोर कंजर्वेटिव. परफेक्ट. वेदर इन सर्विसेज और इवन इन मैन्युफैक्चरिंग. दैट इज द नेचर. आपका नेचर मैं नहीं बदल सकता हूं. आप अपने नेचर के हिसाब से आप बोलोगे सचिन खेले द्रविड़ की तरह, द्रविड़ खेले सचिन की तरह, नहीं हो सकता साहब. तो आप द्रविड़ को 50 ओवर के गेम में कभी सेलेक्ट करते थे क्या? रो पीट के ही करते थे, लेकिन 5 डे उसके बिना खेल नहीं सकते थे. अब आप बोलोगे क्यों नहीं खेलते यार, तुम तो T20 भी खेलो. अबे नहीं खेल सकता भाई. नेचर और सिग्नेचर. नेचर है यार, मेरी सिग्नेचर है, मेरी मान, मेरी पहचान ये है. बट बाकी भी जो टीम में 11 लोग हैं, 10 लोग हैं. आर यू सेइंग कि अगर मैं ना खेलूं तो कोई पूरा देश में कोई AI नहीं करेगा? चलिए अब थोड़ी आपकी बात करते हैं. अब मोमेंटम पसंद करते हैं या वैल्यू? मोमेंटम ऑलवेज. तो इंडिया में मोमेंटम ट्रेड मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलता है. इंडिया दैट वे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इंडिया एक स्टॉक मार्केट के हिसाब से फॉर प्लेयर्स लाइक अस इट्स अ ब्यूटीफुल मार्केट एंड ऑलवेज हैज बीन एंड विल बी. मैंने जो इसके पहले जो कहा वो एक आम जनता की बात की. ऑफ कोर्स. लेकिन फॉर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स इट इज अ ड्रीम मार्केट. यू गेट अपॉर्चुनिटीज, मतलब आए दिन ही मिलते रहते हैं. तो पैसे यहां बनते हैं, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन थोड़ा आपको सक्षम होना पड़ेगा इस गेम में. इट इज नॉट एन एवरेज पर्सन्स गेम, बट इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट. स्टॉक्स, अभी आपने इंटरव्यू के पहले कंपनी को बताया, मुझे नहीं मालूम था. इस तरह की मतलब सैकड़ों कंपनियां यहां पर हैं. तो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस इन इंडिया. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. बट वो कैप्चर करने के लिए यू नीड टू बी अ प्रो. व्हेन यू सेलेक्ट अ कंपनी, तो क्या देखते हैं आप? सेक्टोरल टेलविंड या स्पेसिफिक कंपनी मुझे चाहिए, सेक्टर्स में कोई लेना देना? क्या पहली बात है कि आई एम अ फॉरेन इन्वेस्टर, तो मेरे लिए
पूरी दुनिया का बाजार एक सिंगल मार्केट है, मैं कहीं से कहीं जा सकता हूँ एट अ प्रेस ऑफ अ बटन। जहाँ अच्छा माल मिलेगा। करेक्ट। उसमें जो चयन होता है सबसे पहले होता है कि विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लुक्स इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि डज द डेवलप्ड मार्केट लुक इंटरेस्टिंग, डेवलप्ड में भी यूएस लुक्स इंटरेस्टिंग और यूरोप लुक्स इंटरेस्टिंग, या इमर्जिंग लुक्स इंटरेस्टिंग। इफ इमर्जिंग लुक्स इंटरेस्टिंग, डज लैटम पार्ट ऑफ द इमर्जिंग लुक इंटरेस्टिंग और डज एशिया लुक इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट अप करते हो कि कौन सा जो ऊपर एपेक्स पे क्या डिवाइड है, वहां से आप आते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नजर आ गया कि नहीं जी ये टाइम में इमर्जिंग लुक्स बेटर, एंड देन यू ड्रिल डाउन फर्दर एंड से कि आउट ऑफ इमर्जिंग नाउ लेट अस से इंडिया लुक्स द बेस्ट एंड मे बी 2 अदर मार्केट्स। फिर वहां से आप आएंगे सेक्टर पे। बाय द टाइम यू रीच द स्टॉक 70% ऑफ द रिटर्न्स आर मेड। तो आई एम वो कौन लोग होते हैं? ये असली बात बताओ। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। तो मार्केट में एक, हम लोग तो पुराने साउथ बॉम्बे के लोग थे और सारी पार्टियों में बातें होती थी कि अरे वो लोग निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो लोगों ने ये स्टॉक को घटा दिया, वो लोग देखो ये कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार एक मिनट यार, ये वो लोग हैं कौन? तो एक ने कहा कि बॉस वो लोग हम ही लोग हैं। तो ये कहता है यार बट हमें तो कुछ नहीं मालूम था निफ्टी कल क्या होने वाला है, तो हम वो लोग कैसे हो गए यार? गॉट द आंसर, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब उसके आगे बताइए। आपका सवाल क्या था? कि पहुंचते तो 70% गेम हो चुका था करेक्ट। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस तक। तो मैं इंडिया मार्केट का केस इन पॉइंट लेता हूं कि इंडियन मार्केट इस समय आपको ठीक लग रहा है? इंडियन मार्केट मुझे स्मॉल कैप ठीक लग रहा है। अगर आप वापस जाएं देखें मार्च 11 को वॉर के बीचों बीच, महंगा नहीं लग रहा? इंडिया हमेशा महंगा है साहब। इंडिया में सस्ती चीज मतलब सस्ती ही रहती है। अब एक और आपको कहानी बताता हूँ। इसी होटल में आज से 30 साल पहले मार्क मोबियस नाम के जो उनका भी देहांत हो गया, तो वो इंडिया में पहली बार आ रहे थे और हमारा एक रिलेशनशिप था टेम्पल्टन के साथ में। तो उनका फैक्स है कि जी हम आ रहे हैं और वी वांट टू मीट फॉर लंच। तो यहीं पर कांदाहार करके एक रेस्टोरेंट होता था ओबरॉय के अंदर ही, तो वहाँ मिले। तो मार्क मोबियस ने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई कि इन कंपनियों के साथ हमारी मीटिंग सेटअप करा दो। तो मैंने लिस्ट देखा, उसमें गार्डन सिल्क मिल्स, मफतलाल इंडस्ट्रीज़ और इस तरह की कुछ 10-12 कंपनियां थी। तो मैंने पूछा कि मार्क व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू हैव गॉट दीज कंपनीज ऑन योर लिस्ट टू मीट इन इंडिया? ही सेड बिकॉज देयर आर वेरी लो PE कंपनीज लाइक 5P 7P, दे आर वेरी चीप। तो मैंने बोला कि मार्क यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वास्ट, वी आर बेबीज, बट आई विल गिव यू माई पर्सपेक्टिव ऑन दिस। बोला यस श्योर। मैंने कहा कि इन इंडिया वी लुक एट PE मल्टीपल इन अ डिफरेंट वे देन वॉट यू लुक एट। Said, what do you mean? I said, sir, in India, for us, PE multiple means the number of years the company is going to remain in business. तो जो 5 PE का है सर, वो 5 ही साल रहने वाला है। Oh my God. और जो 7 साल का है, जो 7 PE है, वो 7 साल रहने वाला है। सर, हमारे लिए PE की परिभाषा थोड़ी सी अलग होती है। और आप मानो ना मानो 5 साल 7 साल के बाद ये सारी कंपनियां बंद हो गई। एग्जैक्टली सारी जीरो हो गई साहब। तो इंडिया सर बड़ा इंटेलिजेंट मार्केट है। यहाँ 5 PE के स्टॉक भगवान करके कभी ना लेना। ये 50 वाला 100 हो जाएगा, 5 वाला 0 हो जाएगा। ओके, इट इज ऑलवेज बीन एन एक्सपेंसिव मार्केट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 5 का P 5 साल है। 5 मतलब 5 साल सर। जो 50 है वो 50 साल, ये बात सही है। वो और जो इनफाइनाइट है वो चलता ही रहेगा। 500 P वाला और चलता है, और चलता है सर, फैक्ट है। ये फैक्ट है। तो ये तो असली गेम मेरे को समझना है आपसे। क्या सर है सारे गेम तो आप ऐसे ही सीख लोगे क्या? फीस देनी पड़ेगी। फीस देनी पड़ेगी यार। रिवर्स स्पॉन्सरशिप करो आप। रिवर्स स्पॉन्सरशिप। अच्छा, तो मुझे ये बताओ आप कि इंडिया में
सेक्टोरली कहाँ पे है यहाँ पे? एआई तो है नहीं कुछ भी, तो नहीं सेक्टर है, कैसे एआई चल है, रहा एआई नॉट इन द वे, द फ्रंट एंड ऑफ एआई इज नॉट देयर, बट प्लम्बिंग ऑफ एआई है। कंपनियां हैं जो प्लम्बिंग सप्लाई कर रही हैं टू एआई। तो कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बना रहे हैं, कोई उसके अंदर में सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। प्लम्बर्स टू एआई आर कमिंग अप इन इंडिया। एंड किसी भी इंडस्ट्री में एंड प्रोडक्ट का आप रिस्क ले या ना ले, लेकिन प्लम्बर के लिए धंधा रहता है। धंधा रहता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का बहुत बड़ा क्लाइंट होता था इन द 90s कॉल्ड नॉर्टेल नेटवर्क्स एंड लूसेंट टेक्नोलॉजीज। ये टेलीकॉम इक्विपमेंट के ये धुरंधर होते थे ये कंपनियां, एंड दे वर बिग क्लाइंट्स ऑफ इन्फोसिस एंड टीसीएस एंड विप्रो, सत्यम। वो कंपनियां खत्म हो गई, लेकिन उनका धंधा तो इनके पास रहा ना। वो मर्ज हो गए, एक्वायर हो गई, भगवान जाने क्या क्या हो गया। बट जो प्लम्बर जो था उसका तो धंधा चलता रहा ना। बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अ बिग इंडस्ट्री फॉर ऑल द आईटी कंपनीज। उसमें इतनी कंपनियां बर्बाद हो गए, जीरो हो गए 2008 की क्राइसिस में। बट प्लम्बर तो कोई बर्बाद नहीं हुआ ना। तो प्लम्बर पर अगर आप रिस्क ले रहे हो, जो प्लम्बिंग सप्लाई कर रहे हैं टू एआई, एंड इंडिया में इस तरह की कंपनियां हैं। चाहे आप पावर के कंपनियां ले लो, चाहे ऑप्टिकल केबल्स ले लो या नॉर्मल केबल्स ले लो, इस तरह की है एक इकोसिस्टम। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है। सो वी शुड नॉट थिंक कि अगर फ्रंट एंड नहीं है तो कुछ नहीं है। आप बैक एंड की कंपनियां लो, रिस्क उसमें रिलेटिवली मच लेस है। सो आई एम फोकस्ड देयर बिकॉज अब यह है कि एआई में इतना बड़ा कैपेक्स हो रहा है और कंपनियों का नेगेटिव फ्री कैश हो गया, गूगल का माइनस एफसीएफ हो गया पहली बार। ये आई एग्री, ऑल दैट इज अ जेन्युइन रिस्क फॉर दोज कंपनीज। बट ऐसा नहीं है कि वो कंपनियां स्पेंडिंग बंद कर देंगी साहब। अब तो वो ट्रेडमिल पे चढ़ चुके हैं। तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, वरना आप तो फेंका जाओगे बाहर। मैं तो शेयर की सवारी बोलता हूँ, उतर नहीं सकते गुरु, तो उतर ही नहीं सकते। तो 2-4 साल तो कैपेक्स उनकी विजिबल है। यस, हमारी कंपनियां तर जाएंगी जो उनकी प्लम्बिंग सप्लाई कर रही हैं। तो आप प्लम्बर के पास रहो सर, सिंपल। करेक्ट। वो कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, नो डाउट अबाउट इट। वो तो बहुत है, बहुत है, बहुत है वो, और बहुत अच्छी कंपनी, अच्छी कंपनियां हैं। दे हैव परफॉर्म वेल आल्सो। आप पावर ही के देख लो, सारी कंपनियों ने इतना अच्छा किया है। नॉट द जनरेटर्स, आई एम टॉकिंग द इक्विपमेंट। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। यस यस, बिकॉज यू नो दैट दीज इंडस्ट्रीज विल डू वेल बिकॉज ऑफ एआई। तो फ्रंटियर बने, ये बने, वो बने, वो तो छोड़ो, बहुत लंबी चीज है। बट जो उनके प्लम्बर हैं, मैं उन पर फोकस्ड हूं। एनी वन रिस्क यू सी ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट, जो आपको लगता है कि यार ये एक रिस्क दिमाग में है आपके? Oil, I still continue to believe is a genuine risk. And my belief has been, and मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था बिजनेस स्टैंडर्ड में मार्च में, मिडिल ऑफ मार्च में, कि ऑयल जो एक ऐसी चीज़ है जो 50, 55, $60 पर है, वो दुनिया को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो वॉर के जितने प्लेयर्स हैं उनको किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इन अ वे वॉर हैज़ ऑल्सो प्रॉब्ली बीन इंजीनियर्ड, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलो उसको, चाहे जो बोलो, टू मेक ऑयल गो अप। इससे सारे जो प्लेयर्स हैं इन्वॉल्व इन द वॉर, सबको फायदा है। एंड इसीलिए आप देखो कि जहां वॉर का होता है कि जो कम हो रहा है जी, वो जहां अब 70 के नीचे आया, फिर एक नया स्टार्ट हो गया। बिकॉज इन सब की दुकानें चल रही हैं। अमेरिका की दुकान, मिडल ईस्ट की दुकान, रशिया की दुकान। रशिया विच वॉज कंसिडर्ड टू बी इन अ वेरी बैड शेप फाइनेंशियली is making, I don't know, 50, 100, 150 billion dollars a month. Huge money. ईरान लोग कहते थे कुछ नहीं, आप देखो उसके कितने पैसे बन रहे हैं। तो ये वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो ऑयल बिकमिंग 100, अब 88, 90 पर तो चल ही रहा है अभी। एंड जैसा चल रहा है कि अभी ये एंड गेम नजर नहीं आता साहब। लगता है कम होगा, लेकिन फिर कुछ हो जाता है। अब जैसे कल मैं दुबई से आ रहा था, 6 घंटे फ्लाइट डिलेड थी, मैं टारमैक पे बैठा था प्लेन के अंदर। क्यों? बिकॉज एयर स्पेस में डिस्टर्बेंस हो गया था, बिकॉज देयर वाज एन अटैक बाय यूएस ऑन ईरान द प्रीवियस नाइट। सारी फ्लाइट्स एमिरेट्स सारी 55 घंटे थे। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि, और मेरा यही व्यू था कि ये आसानी से लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं जी फटाफट हो जाएगा, ये बहुत टेढ़ी खीर है, टाइम लगेगा। एंड इफ ऑयल डज गो अप मोर, और इवन एट 90 इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, आई एम टॉकिंग एज इंडिया। क्योंकि आप ये जो FCNR का ले रहे हो, वापस करना है बॉस, ये तो 40 बिलियन तो चूरन ही हो जाएगा ना सर। बट लाइबिलिटी तो खड़ी हो गई। करेक्ट। ये तो आपकी कमाई तो है नहीं ना, ये तो वापस आपने रेंट एक खड़ा किया हुआ है ना। इट इज फॉर, आई एम टॉकिंग फॉर इंडिया, इट्स अ जेन्युइन रिस्क।
इवन फॉर द वर्ल्ड इट्स अ जेन्युइन रिस्क। आप बॉन्ड यील्ड्स पे देख लो, अगर यूएस के आज 4.7 हो गया, There is a single commodity can shake the world. Single commodity. इट इज नो मैटर आप जितना इलेक्ट्रिक बोल दो, ये बोल दो, फिर भी ह्यूज डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर, नो टू वेज अबाउट इट, एंड दैट टू माई माइंड। And that is seller's market. Sellers decide कि किस भाव पे बिकेगा। और अब तो इनके पास एक टूल ही मिल गया ना सर, 2-4 बॉम्ब फेंको, ये $10 बढ़ जाता है, मजे करो। एग्जैक्टली। अब तो बम भी मानने की जरूरत नहीं सर, ट्वीट लिखो, ट्वीट लिख दो, एग्जैक्टली उसी पे दाम। एग्जैक्टली। दैट इज अ जेन्युइन रिस्क, एंड दैट रिस्क हैज नॉट गॉन ऑफ द टेबल, एंड फ्रैंकली आई कैन कॉल मी नेगेटिव, बट आई डोंट सी दैट रिस्क गोइंग ऑफ द टेबल फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस, कई लोगों से मैंने बात की, उनका ये व्यू है कि इट कुड गो 120 एंड 150। सर देखो, ये तो आज बोल रहे हो, मैंने तो ये मार्च में मैंने ट्वीट भी किया था, आर्टिकल भी लिखा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए मार्केट में आप कोई डंके की चोट से तो बोल नहीं सकते कि यही होगा, आपको एक रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती है कोई सिनेरियो में। बिल्कुल। मेरा व्यू तभी भी था कि जब 70 था, मेरा व्यू था, मैंने लिया भी था इन माई ग्लोबल फैमिली ऑफिस, आई मेड अ लॉट ऑफ मनी इन ऑयल। मैंने कॉल भी लिए थे वॉर के एक दिन पहले, एंड बेन लिया था जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ था, बिकॉज आई रियलाइज कि दैट इज अ बिग ट्रेड। अभी भी मुझे लगता है कि 100, 105, 120, एनी प्राइस इज स्टिल नॉट ऑफ द टेबल। आई वुड अटैच a 50% probability of that happening, and that is a risk for the world markets, but इंडिया के लिए तो जेन्युइन रिस्क है साहब, जेन्युइन रिस्क। जेन्युइन रिस्क, इवन above 90 इट्स अ जेन्युइन। इट्स अ जेन्युइन रिस्क। आई एग्री। बिकॉज $90 है ना साहब, बट अब 84 तो रुपया नहीं है, रुपया भी तो 96 है। तो 10-15% तो उधर जोड़ दो, उधर जोड़ दो, राइट। तो आपके लिए तो एज इट इज 100, 105 और प्लस वो अगर दुबई का क्रूड लेंगे तो उधर $10 प्रीमियम, तो मतलब कुल मिला के अगर आपको 100, 110 का पड़ रहा है, वो तो कोई अच्छी बात नहीं है ना हमारे लिए साहब। करेक्ट। इट्स अ जेन्युइन रिस्क टू मी। एक तो जो एआई का एक ओवरऑल एक जो है, बट दैट इज मोर यूएस सेंट्रिक रिस्क, इट्स नॉट अ ग्लोबल रिस्क पर से, लोकल रिस्क। it's a more localized to America and to the hyperscalers, but oil is a global risk. You see येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग बाय एनी चांस, बिकॉज येन में काफी बड़ा क्रैक आया, मिनिस्ट्री ने इन्वेंट किया है, मे बी शायद। बातें हो रही हैं सर 6-8 महीने से, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है बातें। इट्स अ वेल अंडरस्टूड रिस्क ऑल्सो, इट्स अ वेल अंडरस्टूड रिस्क। व्हेन अ रिस्क इज वेल अंडरस्टूड, टू माई माइंड a large part of the risk is already been taken care of by the players, because अगर जिसका पोजीशन है वो भी तो वही अखबारें पढ़ रहा है ना वो सब, भी पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि मेरे आपके पास कोई अलग से इन्फॉर्मेशन है। तो ये 6-8 महीने से बातें हो रही थी। एक बिग जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक के लोग आए थे मेरे से मिलने इन नवंबर या दिसंबर दुबई में, अब दैट इज 6 months 7 months बैक, तभी भी यही बात हो रही थी। तभी भी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अननोन रिस्क है, इट्स अ वेल नोन रिस्क। सो शंकर शर्मा बेयर है बोले या अपॉर्चुनिस्ट? हेयर हूँ। अपॉर्चुनिस्ट भी तो वही बात हुई, जिधर मौका मिलेगा मैं उधर लूंगा, पैसे बने। हेयर की एक खासियत है कि हेयर सबसे पहले देखो, हेयर एक छोटा एनिमल है, वहाँ तो बुल भी बहुत बड़ा एनिमल है, बेयर तो और भी बड़ा एनिमल है, हेयर एक छोटा एनिमल है, उसकी सर्वाइवल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रोस्पेरिटी, और सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। करेक्ट। इसीलिए आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हेयर कभी सुरंग नहीं बनाता, आपको मालूम है ये बात? वो एक छोटा सा डिप्रेशन बनाता है ऑन अर्थ, वो सुरंग नहीं बनाता है। चूहा बनाता है सुरंग, हेयर हमेशा सरफेस पे ही रहता है, सरफेस। वो डीप डाइव करता ही नहीं है, बिकॉज निकलने में आसानी। आसानी है। पार्टी करो, गेट के पास खड़े रहो। जब मैं बंद हेयर होगी हूँ तो। साहब। जब तक मोमेंटम मेरे साथ है, मैं मोमेंटम की गाड़ी पे चढ़ा रहता हूँ, मोमेंटम टर्न हुआ मैं टर्न हो जाता हूँ। ऑयल मैंने 70 पे लिया, मेरा स्टॉप लॉस था 95, 105 हुआ, वहाँ से 100 पे आया, मेरे को लगा ट्रेड रिवर्स हो गया, निकल गया। मैं कभी कैरी फॉरवर्ड अपने पर्सपेक्टिव को नहीं रखता हूँ। टुमारो इज अ न्यू डे, आज मेरा ये व्यू है, टुमारो आई कैन चेंज माई व्यू। लिव लाइफ टुडे। And if you want to survive long terms, remain flexible. Therefore, I don't take views in general for anything beyond 1 year. उसके आगे किसी के पास कोई विजिबिलिटी नहीं है। 1 साल निकलेंगे, 4 क्वार्टर निकलेंगे, नंबर्स ठीक आएंगे, फिर हम अगले साल की बात करेंगे। बट मेरे 5 year पर्सपेक्टिव है, दिस कंपनी विल डू दिस कंपनी विल डू दैट, ये सब फालतू की बातें हैं सब। एग्री। बिकॉज जितना आप 5 year व्यू लोगे ना, उतना आपकी व्यू
आपके ईगो और व्यू एक चीज हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, और गलत और गलत में मानना गलती बहुत मुश्किल काम है। सर, माफी मांगना आपको मालूम ही, हमने देखा भी। इट्स टफेस्ट जॉब। टफेस्ट जॉब। I agree. So, what is your favorite pastime? Gym, music, movie, book reading? सारी सारी। सारी। एक सज्जन तो कह रहे थे आप लोगों की बिरादरी के भैया लोग की किताब पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। नहीं सर, मैं उससे सहमत हूँ। आई थिंक बेचारों को थोड़ा सा मिसकोट भी किया गया था, बट मिसकोट किया गया, थोड़ा मिसकोट हो गया। बट क्या होता है, ट्विटर पे एक लाइन लेके लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल देते हैं। नहीं, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ। आई एम अ बुक वर्म। मुझे बहुत रुचि है पढ़ने में। अगर आप पढ़ोगे तो ही आप लिखोगे। मुझे लिखने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। एंड फ्रैंकली आई फाइंड दैट अ बिग गैप इन इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री वेयर पीपल डोंट राइट, पीपल टॉक अ लॉट, बट अपनी इंडस्ट्री का ऐसा कोई मतलब लिखने का कोई चलन नहीं है। आई लाइक टू राइट। आई हैव ऑलवेज रिटन इन माई लाइफ फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ। ये बहुत अच्छी दर्शकों को बता दूँ सर कि जो आपके जो आर्टिकल्स हैं, जो आप एक्स पे भी लिखते हैं ना, ये साफ दिखाता है कि आप बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो आपकी लैंग्वेज पे दिखता है, वो बिल्कुल सेंटेंस फ्रेमिंग पे, वर्ड के यूज पे, तो वो पहले से पता चल जाता है। हम लोग जर्नलिस्ट, हम लोग समझ जाते हैं कि यार ये वेल आदमी है, आप तो पत्रकार हो, आपको मालूम क्योंकि इसने बहुत पढ़ा है, वरना ये लिख नहीं सकता आदमी। Exactly. तो अपने यहाँ, चूंकि अपना भारत देश ना वाचिक परंपरा का देश है, एग्जैक्टली लेखन की अपने यहाँ पर ज्यादा, एग्जैक्टली, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। तो मुझे लिखने का शौक है, एंड वो इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है। बट इसके अलावा आई मीन मैं बॉम्बे आया हूँ, सिर्फ एक दोस्त ने जस्ट बुलाया, एग्जैक्टली, और मैं उसी के लिए आया था, और साथ में आपके साथ बातचीत होगी। तो सोशल लाइफ इज़ गुड। मैं फिटनेस में बहुत बिलीव करता हूँ। आई लाइक टू रिमेन फिट बिकॉज इस उम्र में पैसे तो ठीक है साहब, तो भगवान की दया से आ गए। वी वर बॉर्न इन द राइट एज। जो हम लोग जो 60s की पैदाइश है, हमको क्या वो बूमर बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आजकल, बूमर ही बोलते हैं ना। 60s ये सब आजकल ही पता चला है मुझे कि हम कौन से वर्ग में है। एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम था बूमर क्या होता है। बूमर कहीं किसी ने पाई चार्ट भैया तो पता लगे हम तो बुढ़े लोग हैं, तो हम लोग बूमर होते हैं। एग्जैक्टली। तो वी गॉट लकी दैट कि उस टाइम इंडिया का ग्रोथ स्टार्ट हुआ, ग्रोथ साइकिल। सो वो भगवान की दया थी, ऐसा कुछ हमारे में कोई कुछ खास खासियत नहीं थी। वी जस्ट शोड अप। बट अब वो सब होने के बाद में अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो फिर वेल्थ का कोई पर्पस नहीं है ना साहब। हॉस्पिटल के बेड पे तो सर एग्री पैसा कमा के करोगे क्या अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे उस पैसे का। तो आई लाइक माई ड्रिंक, आई लाइक माई हॉलीडेज, आई ड्रिंक शैम्पेन, आई ईट वेल। बट सबका, जैसे मैंने कहा, सबका एक मैंने संतुलन रखा हुआ है बस। लाइफ में बैलेंस इज बैलेंस एक्सट्रीम किसी चीज। एग्जैक्टली दैट्स लर्निंग। एग्जैक्टली। तो बातचीत सर बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी बात शंकर जी ने कही वो फैक्ट पे है और खुल के बोलते हैं आप। सबसे बड़ी बात आपकी मुझे ये लगती है कि कोई नाराज़ हो जाए यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अपने फैक्ट पे और साफ अपनी बात रख रहे हो। ज़्यादातर लोग, जो आपने भी क्या है बड़ा अच्छा वर्ड दिया, इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ, ये हेडलाइन है। इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ होने की कोशिश नहीं करते हैं शंकर जी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें पूछनी, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट विजिट में हम लोग और बात करेंगे, डन हो गया कि आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई होप कि दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें। और पढ़ना ज़रूर चाहिए, कोई कितना ही मना करे, लेकिन पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से आपकी लेखनी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था नीरज के ये जो स्टॉक मार्केट का गेम है, सिर्फ स्टॉक समझने का गेम नहीं है। इसके लिए आपको साइंस, भूगोल, इतिहास, साइकोलॉजी, सबकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हो कि आम आदमी ये सारी चीज़ें कर सकता है तो बेशक मार्केट में आए, वेलकम है। लेकिन आपको रिक्रिएशनली करना है तो नहीं कि आप वीकेंड पे थोड़े क्रिकेट के अब नेट्स में खेल लेते हो, फिर कहोगे जी मैं तो अब जाके शोएब अख्तर के साथ खेल लूँगा। सर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उससे चोट लगेगी आपको, ज़्यादा रन नहीं बनेंगे आप। जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टो को बोला जाता है, हाँ, उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई थी। उस एकेडमी के गेट पे लिखा हुआ था कि जिसको गणित नहीं आती है वो एंटर ना करे। करेक्ट। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ, एग्जैक्टली, प्रिसीजन, क्योंकि गेम इज फाइनाइट, राइट सर? एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट करके बताइए कि इंटरव्यू आपको कैसा लगा। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज, फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। मेरे दोस्तों, through this beautiful program that Neeraj has recorded with me, I wanted to bring to you
GQ Phoenix Ray, जो प्रोडक्ट मैंने अपने लिए बनाया था करीब 2-2.5 साल पहले. And since then, I decided to open it up to people because मैंने अपनी इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी इसके थ्रू. And it has proven very very popular and I would invite कि आप लोग सब इसको डाउनलोड करें. ये WhatsApp पर आता है and we are adding a lot of features including on the international side. So and it's almost next to free because मैं इसमें से कोई हजारों करोड़ रुपया कमाने का मेरा कोई इसमें उद्देश्य नहीं है. But I just wanted to bring something to people जो मेरे लिए बहुत यूजफुल है. So this is just to convey that message to all of you watching this program that do go and start subscribing to it and I'm sure you will find it very very useful. Thank you very much.